हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नवीन दैया यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक मैं करवाऊंगी, पहले तो मैं ईयर बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ईयर जरूर बताया करो। तो बी एड सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है। और बुक कौन सी है? तो पाठ्यचर्या में भाषा, लैंग्वेज अकॉर्ड्स द करिकुलम। बी एड सेकेंड ईयर की जो आपकी ये बुक है, इसका ये टॉपिक है। एक टॉपिक मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। और हमारा क्वेश्चन जो है वो है, पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में विषय अध्यापक तथा भाषा अध्यापक की भूमिका। यानी कि जो हमारा एलएसी उपागम है, उसके तहत जो है ना, या उसके अंडर जो विषय अध्यापक है और जो भाषा अध्यापक है, उनकी क्या भूमिका है। विषय अध्यापक में आपके जो है मैथ, साइंस, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। और भाषा में आपको पता है जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। रिस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर्स एंड लैंग्वेज टीचर, एलएसी अप्रोच। एलएसी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, लैंग्वेज अकॉर्ड्स द करिकुलम। और अगर आपका इस 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना मैंने यहाँ पे करवाया उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो भाषा को संप्रेषण के माध्यम से सीखा जाता है। संप्रेषण की परिभाषा मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले वाले जो इससे पहले मेरी क्लास थी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर भी बता देती हूँ कि जो अंत्यक्रिया होती है ना, आपस में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, जिस भी तरह से हम बातचीत करते हैं तो वो संप्रेषण के अंदर ही आता है। संप्रेषण मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। मौखिक में जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, बोल कर बात कर रहे हो। और लिखित में जैसे कि आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो वो आपके लिखित में आ जाते हैं। और अगर इसकी पूरी डेफिनेशन जिसको पढ़नी है तो इससे जो मेरी पहली वाली क्लास है उसमें जाके आप देख सकते हो। लेकिन भाषा चिंतन करने, महसूस करने और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का माध्यम भी है। सही बात है, जो भाषा है ना वो चिंतन करने, महसूस करने का भी है। क्योंकि देखो, महसूस, जब हम कोई विचार हमारे अंदर आते हैं तभी तो हम फिर उन विचारों को भाषा के माध्यम से ही तो हम बाहर निकालते हैं ना। तो जो वाइगोत्स्की थे ना, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह से आप इसके अंदर ये चीज़ भी लिख सकते हैं अपने अच्छे नंबर लेने के लिए। जो वाइगोत्स्की जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। लेकिन कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका मानना था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में। तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का माध्यम भी है। यानी कि जो प्याजे हैं, जीन प्याजे, उनके अनुसार जो है ना, भाषा अंतःक्रिया करने के माध्यम से ही बच्चा जल्दी पकड़ पाता है। अब अंतःक्रिया वातावरण के साथ भी होता है। आप सामाजिक वातावरण में रहते हो, दूसरों से बातचीत करते हो। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था ना, कि जो वो कहते हैं कि अगर आप बड़ों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो उससे बच्चे का जो है ना विकास जल्दी होता है, भाषा पे पकड़ जल्दी होती है। और बात भी सही है। अब जिस घर में दादा दादी होते हैं वहाँ पर बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, क्योंकि उससे बच्चे से बातें करने वाले, उनको बार बार शब्द बोलने वाले दादा दादी होते हैं। लेकिन जो एकल परिवार होते हैं वहाँ पर मम्मी पापा काम में लगे रहते हैं, दादा दादी होते नहीं, तो उस बच्चे, जो छोटा बच्चा है ना, वो शब्द लेट बोलना शुरू करता है, बहुत देर से वो बोलने लगता है, क्योंकि उससे कोई बात करने वाला नहीं होता है घर में। तो आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी। जो व्यक्ति छोटे बच्चों को भाषा सिखाता है उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि भाषा के प्रयोग व्यापक है। यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल छोटे बच्चे को भाषा सिखाना चाह रहा है तो उसको ये जानना आवश्यक की बात है, भाषा का प्रयोग व्यापक है। व्यापक तो है ही, क्योंकि आप एक हिंदी, आप इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज को ले लो, उसमें अनगिनत जो है ना शब्द होते हैं, तो उसका जो है ना प्रयोग व्यापक तो है ही। क्योंकि बालक के विकास पर भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बालक, देखो, अब अगर कोई बच्चा जैसे गूंगा होता है, वो भले ही इंटेलिजेंट हो, ये नहीं हो सकता कि गूंगा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, हो सकता है। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, तो उसका विकास वहाँ पे ना रुक जाता है। तो ये बात भी सही है कि बालक के विकास पर भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा ना, जैसे जो टीचर भी होते हैं, आपने कुछ टीचर ऐसे देखे होंगे कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ना उनकी भाषा पर पकड़ कम होती है। और इस तरह से ना फिर उनको जो जब वो क्या बोलते हैं, उसको रिज्यूम देने जाते हैं, या फिर जब जो स्कूल में उनसे पढ़वा के देखते हैं, तो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका वो इतनी अच्छे से, मतलब बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो उनको जो है ना वहाँ पर नहीं लिया जाता। जो टीचर है वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उसकी बोलने पे बहुत अच्छी पकड़ है, भाषा पर अच्छी पकड़ है, उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उसको फिर स्कूल वाले रख लेते हैं। आपने ये चीज़ भी देखी होगी। तो भाषा एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करती है जो बालक में संसार की समझ समझ उत्पन्न करती है। सही बात है, संसार की समझ उत्पन्न तो होती है अगर वो हम शब्द बोलते हैं, भाषा के द्वारा ही तो होती है। अगर जो गूंगा बच्चा है, बहरा है, आपने देखा होगा, वो सब समाज के बारे में भी कम चीज़ें जानते हैं, बाहर क्या हो रहा है, क्या गलत चीज़ें, क्या अच्छी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में उनको कम पता होता है। आपने भी देखी होगी ये चीज़। पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम के विषय अध्यापक की भूमिका होती है।
नेक्स्ट है, क्योंकि एक जो विषय अध्यापक होता है, ज़रूरी नहीं कि भई भाषा का जो अध्यापक है, जो आपका लैंग्वेज का टीचर है, कि उसी का जो है ना कर्तव्य बनता है कि बच्चे की भाषा पर पकड़ मजबूत करवाएँ, नहीं। जो अदर विषय होते हैं ना, वहाँ पर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। पहली वाली क्लास में अच्छे से बताया मैंने। आगे है भाषा की गतिविधि, लैंग्वेज एंड एक्टिविटी। बच्चों की भाषा का गहरा संबंध उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों व गतिविधियों से है। अब देखो, ये बात भी सही है। जैसे बच्चा जो है ना गतिविधियाँ कर रहा है, गतिविधियाँ कोई भी हो सकती है, वो काम कर रहा है, वो कोई छोटा जो बच्चा होता है वो कोई सामान गिरा रहा है, वो खेल रहा है, तो ये वो गतिविधि विधि कर रहा है। तो इसके साथ साथ में जब उसको टोकते हैं तो नई नई चीज़ें, बच्चे नए नए शब्द जो है ना सीखते हैं। बचपन में भाषा और गतिविधियाँ साथ साथ चलती है, सही बात है। बच्चा खेल रहा है, बच्चा खा रहा है और वो साथ साथ बोल भी रहा है, तो साथ साथ चलती है। अनुभव और गतिविधियाँ शब्दों की आवश्यकता पैदा करती हैं। अब जब नए नए अनुभव आते हैं, मन में नए नए विचार आएंगे, तो नए नए शब्द भी बनेंगे। तो ये चीज़ें तो आपको भी पता है। शब्दों और गतिविधियों का यह संबंध शिक्षकों पर एक विशेष जिम्मेदारी डालता है। एक शिक्षक सोचता है कि स्कूल में आने से पहले बच्चे को बहुत सारे अनुभव होते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। इसलिए एक शिक्षक का कार्य है कि वह बच्चों के लिए स्कूल में इस प्रकार का वातावरण तैयार करे जिसमें वह भाषा को वास्तविक जीवन के अनुभव और वस्तुओं के साथ जोड़ सके। यानी कि जैसे ना कुछ टीचर ये सोचते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो टीचर सोचते हैं कि इसका तो जो भाषा है, जो इसकी जो मदर टंग है, वो इसको अच्छी तरह से आती है, इसकी भाषा पर पूरी पकड़। लेकिन ऐसा सत्य नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जो है ना अपनी मदर टंग है, जो उनकी माँ की जो भाषा है, उसके भी शब्द बहुत सारे बच्चों को नहीं आते होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं तो अच्छे से बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बोल पाते। तो टीचर को बच्चे से ये जो है ना वो नहीं रखना चाहिए कि एक बच्चे से कि इतनी ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बच्चे को सब कुछ आता है, यानी कि उसको मदर टंग अच्छे से आती। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये सब टीचर का कर्तव्य बनता है। जैसे कि अब टीचर का क्या कर्तव्य बनता है, अगर कोई बच्चा कम बोल रहा है तो नंबर एक है, बच्चे को विभिन्न वस्तुएं देनी चाहिए, जैसे पत्ते, पत्थर के टुकड़े, पंख, टहनियाँ या टूटी हुई वस्तुएं आदि। शिक्षकों उनके बारे में, शिक्षकों को आएगा यहाँ पर लिख लेना। ये पहले भी बताया था मैंने। कई टॉपिक के जो है ना आपके नोट्स बनाए थे, तो उस टाइम बहुत शोर शराबा था वहाँ पे, तो कर लेना आप, ठीक है। वस्तुएं आदि शिक्षकों को, यहाँ पे ना शिक्षकों के बाद को आएगा, उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। देखो, जब जो छोटा जो बच्चा स्कूल में स्टार्टिंग में जाता है, तो हम जैसे उसको पत्थर के टुकड़े देंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे को पत्थर के बारे में ना पता हो, लेकिन जब हम उसको बताएंगे पत्थर के टुकड़े, तो उसको पता चल जाएगा और ना वो खुश भी होगा। क्योंकि खेल खेल में अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो वो जल्दी सीखते हैं बच्चे। पत्ते दे सकते हो, बच्चा बताएगा कि हाँ ये तो पत्ते हैं, तो पेड़ के ऊपर लगते हैं, पंख, टहनियाँ, टूटी हुई वस्तु आदि, मतलब कुछ भी चीज़ दे सकते हो आप। न आगे है, बच्चे स्कूल के बाहर होने वाले अनुभव के बारे में बातचीत करनी चाहिए, यानी बच्चों से करनी चाहिए। अगर जब छोटे बच्चे से, जब वो स्कूल जाता है, हम उससे पूछेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो ना बच्चे का उससे भी भाषा का जो ज्ञान ना बच्चे का बढ़ता है। आपके मम्मी क्या करती है, आपके पापा क्या करते हैं, आप कहाँ खेलते हो, तो जो बाहर के अनुभव है ना, वो भी टीचर को बच्चे से पूछने चाहिए। नंबर 3 है, बच्चों को स्कूल से बाहर का संसार दिखाने के लिए ले जाना चाहिए, ताकि वो सामान्य वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सके। अवलोकन यानी कि जो है ना बच्चा ऑब्जर्वेशन कर सके। जैसे पुल टूटा हुआ, पुल यानी कि जो सही पुल है बिल्कुल, जो टूटा हुआ नहीं है, आप टूटा हुआ पुल भी दिखा सकते हो, गंदा तालाब, पक्षियों का घोंसला, गंदी चीज़ें भी दिखा सकते हो, क्योंकि उसके बारे में ही बच्चे को पता होना चाहिए। तभी तो बच्चे को पता चलेगा ना कि कौन सा तालाब गंदा और कौन सा अच्छा है। तो आप बाहर जाके बच्चे को कुछ भी चीज़ दिखाएंगे ना, तो बच्चे खुश होते हैं इन चीज़ों से, और वहाँ पर उनका भाषा की जो पकड़ना वो जल्दी बनती है। आगे है, गणित के माध्यम से भाषा शिक्षण, यानी कि टीचिंग लैंग्वेज थॉट मैथमेटिक्स। पिछले 2 दशकों से साहित्य को अन्य विषयों के साथ संयुक्त करके पढ़ाया जा रहा है। भारत में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने ऐसी ही गणित की पुस्तकों को तैयार किया है, जिनमें साहित्य की विभिन्न कलाओं जैसे कविताओं एवं कहानियों का प्रयोग गणित की अवधारणाओं को समझने के लिए किया गया है। ये जो यहाँ पर लिखा गया है, ये सब स्कूलों में तो लागू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्कूलों में ये चीज़ें लागू हुई हैं कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ भाषा का भी बच्चे को ज्ञान दें। तो जैसे अब आप गणित पढ़ा रहे हो, सॉरी, आप जैसे कविता, कहानियाँ, आप मतलब अगर आप कहानियाँ पढ़ा रहे हो, कविता पढ़ा रहे हो, तो आप वहाँ पर ना, जैसे आप ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, या फिर आप जैसे
मैथ पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो मैथ पढ़ाते वक्त जो बिल्कुल छोटा बच्चा, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो मैथ पढ़ा रहे हो आप बच्चे को, तो वहाँ पर आप साहित्य की बात भी कर सकते हो। जब सभी विषयों को हम मिक्स करके पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे को कोई भी विषय मुश्किल नहीं लगता फिर। जैसे कुछ बच्चे मैथ से डरते हैं, तो मैथ में आप साहित्य की चीज़ें ऐड करके भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, बच्चे का देखो भाषा पे भी पकड़ हो जाएगी और बच्चे का मैथ भी अच्छा होगा। देखो अब ये देखो आप, दो छोटे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए अब तीन। अगर ये जो जो चारों लाइनें अगर आप हम बच्चे को पढ़ाते वक्त बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि बच्चा कहानी ये जो कविता भी सीख रहा है और साथ में उसको दो और तीन का भी पता चल रहा है कि दो छोटे तोते थे, दाना खा रहे थे, फिर एक और आ गया तो अब वो तीन हो गए। तो इस तरह से बच्चे का जो है ना मैथ का ज्ञान भी बढ़ रहा है और साथ में भाषा पर भी पकड़ हो रही है। तो इस तरह से होना चाहिए स्कूलों में। आगे है यूज ऑफ स्टोरीज, यानी कि कहानियों का प्रयोग। कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं, दुखद, रोमांचक, कल्पनात्मक आदि, लेकिन शिक्षक को ऐसी कहानी का चयन करना चाहिए जो बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सके। अब आपको पता है कहानियाँ तो बहुत तरह की हो सकती है, यहाँ तो मैंने सभी नहीं लिखी, इससे और ज़्यादा तरह की भी होती है। तो एक ऐसी कहानी जिसमें कहानी का चयन करना चाहिए जो बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सके, यानी कि बोरिंग कहानी नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे बोरिंग कहानी नहीं सुनेंगे, बड़े तो चलो 1% सुन भी ले लेंगे। तो उनकी कहानी ऐसी होनी चाहिए, जब टीचर उस बच्चे को कहानी सुना रहा है या फिर पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चे की रुचि उत्पन्न हो सके। तो ऐसी कहानी जिसमें जो पात्र है कहानी के पात्र हैं उनके स्थान पर बच्चे स्वयं को रख सके। यानी कि जो हमारी कहानी है, जो मेन बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, सीटेट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि आप जो करवा रहे हैं ना, वो रियलिटी से संबंध होना चाहिए, उसका वास्तविक जीवन से। अगर आप बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो ना और आप उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हो, तो 99% बच्चे का ज्ञान जल्दी बढ़ता है। बच्चा सीखने की भी कोशिश करेगा ना, वो बोर होगा, उसको वो पढ़ाई अच्छी लगेगी। लेकिन ये चीज़ें स्कूलों में होती कहाँ है, रट्टाफिकेशन ज़्यादा होती है। तो रियलिटी, अगर आप सीटेट में जब आप बैठते हो, तो इस आपको वास्तविक जीवन से बच्चे का जो है ना, वो ज्ञान जो हम देते हैं वो किससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑप्शन में 4 आपको वो मिलते हैं, तो जो वास्तविक जीवन से यानी कि रियलिटी से जो संबंध है वो आपका आंसर होगा। तो जिसमें बच्चे स्वयं को अपने वास्तविक जीवन या बच्चे उन पात्रों में स्वयं को ढाल सके, ये चीज़ भी हो सकती है। और बच्चों की समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि वास्तविक चीज़ों से जोड़कर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे की समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में ही तो बच्चा जीतता है ना। आगे सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से भाषा का शिक्षण, टीचिंग लैंग्वेज थॉट सोशल स्टडीज। सामाजिक अधिगम की वह प्रक्रिया है, सामाजिकरण सॉरी, जिसमें एक व्यक्ति अपनी उस संस्कृति की आवश्यकताओं को सीखता है जिसमें वह रहता है। इस प्रक्रिया में माता पिता, मित्र, आस पड़ोस के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यानी कि देखो बच्चा जो है ना, वो सिर्फ घर में ही नहीं सीखता। स्टार्टिंग में जैसे वो मदर टंग सीखता है, फिर दूसरी लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज, जैसे एक एक करके सारी चीज़ें होती जाती हैं। तो जो बच्चे आपने देखा होगा ना, कुछ छोटे बच्चे घर में ज़्यादा रहते हैं, उनकी वो बाहर नहीं खेलते। तो 99% है ना, और एक बच्चा आपके पड़ोस में, 2 बच्चे, एक बच्चा घर में रहता, बाहर नहीं निकलने देती उसकी मम्मी, लेकिन दूसरा बच्चा बाहर और बच्चों में खेलता है। बाहर 5-6 बच्चे होते हैं, वहाँ पे टोली में बच्चा खेल रहा है, वहाँ पर दादा दादी बैठे हैं, आस पड़ोस के बंदे बैठे हैं, तो वो बच्चा जल्दी शब्द सीखता है, जल्दी बोलना सीखता है। तो समाज में रहकर भी जो है ना, सामाजिकरण की एक ही बात आई है, समाज में रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जो बच्चे इस प्रक्रिया में माता पिता, मित्र, आस पड़ोस के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यानी कि मैंने अभी बता दिया था कि माता पिता से तो सीखता ही है, तो आस पड़ोस से वहाँ बच्चा और ज़्यादा सीखता है, बल्कि माता पिता से भी ज़्यादा। नंबर 1 है जैसे परिवार, बालक अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, रहन सहन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में। यानी कि बच्चे, जैसे हम पूछते हैं ना छोटे बच्चों से कि आप क्या बनोगे, और कुछ बच्चे जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो हम पूछते हैं क्या बनोगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो डाकू बनेंगे। आपने देखा होगा कोई ना कोई बच्चा ऐसा। तो हम फिर उसको सिखाते हैं कि नहीं बेटा आप ये नहीं, आप ये बनना। तो उद्देश्य के बारे में सब कुछ अपने परिवार में रहकर ही सीखता है। आगे शिक्षा, शिक्षा युवाओं में विभिन्न सामाजिक कौशलों और अब बड़े बच्चे जब हो जाते हैं, मूल्यों के निर्माण में सहायक है और रोजी रोटी का साधन भी है। सही बात है, शिक्षा सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं देती, भाषा भी सीखते हैं हम, वहाँ पर मैथ भी सीखते हैं, हमें वो रोजी रोटी भी देती है। अब जैसे पढ़कर अगर हम जॉब लग गई तो रोजी रोटी तो होती है हमारी शिक्षा। सही बात है। आगे है धर्म, धर्म सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। तो सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक धर्म है, यानी कि हम अपने धर्म संस्कृति को कितना मानते हैं। अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो एक दूसरे के धर्म की इज्जत भी करनी चाहिए हमें, तभी हमारा
हमारे समाज का सामाजिक विकास हो सकता है। नंबर 4 है मित्र मंडली। बालक अपनी मित्र मंडली में बहुत कुछ सीखता है, जैसे खेलना कूदना, भाषा पर पकड़, सामाजिक दिनचर्या आदि। यानी कि अभी पहले भी बताया था मित्र मंडली, यानी कि मित्र मंडली एक सामाजिकरण के अंदर ही ऐड है ये चीज़ भी। मित्रों में रहता है, छोटा बच्चा मित्रों में खेलता कूदता है, तो नए नए शब्द वहाँ पर उसको सीखने को मिलते हैं। नंबर 5 जन संचार के माध्यम से सामाजिकरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह होता है, जैसे नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि। इतिहास एक प्रकार की कहानी है जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा का विकास करने के लिए किया जाता है। डाकघर, रेलवे स्टेशन, बाजार, ये सभी नागरिक शास्त्र के विषय हैं। यानी कि आपको पता है कि सामाजिक जो अध्ययन होता है हमारा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके, जो है ना, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, सब उसके अंदर ही ऐड होते हैं। और इतिहास जो है ना एक प्रकार की कहानी होती है। जैसे अब अंग्रेजी भाषा से कुछ बच्चे बहुत डरते हैं, जो अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज होती है, तो आप अंग्रेजी का जो इतिहास और अंग्रेजी को साथ करके पढ़ा सकते हो। इतिहास की आप कोई कहानी बनाकर बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, इंग्लिश में सुना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कला के माध्यम से भाषा शिक्षण, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थॉट आर्ट। कला बच्चे में लिखने के कौशल का विकास करती है। सही बात है, कला बच्चे में कला बहुत सारी हो सकती है भाई, ये नहीं कि कला एक ही होती है। आपका डांस, आप सिंगिंग करते हो, आप खेलते हो, आप लिखते हो, ये भी एक कला है। कवि जो होते हैं वो लिखने की कला ही तो होती है उनके पास। लिखने के कौशल का विकास और कला की गतिविधियां साथ साथ चलती हैं। सही बात है। भाषा को लागू करने का दायित्व केवल भाषा अध्यापक का ही नहीं होता, बल्कि सभी विषयों के अध्यापक की जिम्मेवारी होती है। पहले भी बता चुकी हूँ कि सभी विषयों को एक दूसरे में अगर हम मिला के पढ़ेंगे, जैसे मैथ में हम भाषा भी सिखा रहे हैं, लेकिन जब हम भाषा की क्लास हम ले रहे हैं, जैसे हिंदी की, तो हम बच्चे को 2-3 ये चीज़ भी सिखा रहे हैं, इतिहास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ सब मिक्स करके सभी अध्यापकों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के खासकर इंग्लिश में ये चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे इंग्लिश में काफ़ी पीछे रहते हैं। पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम में भाषा अध्यापक की भूमिका। नंबर 1 है भाषा अध्यापक छात्रों के दायित्व निर्माण भी करे, वह छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी दूर करे। देखो नंबर 1 जो है, भाषा अध्यापक छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण भी करे। तो देखो व्यक्तित्व का निर्माण भी होना चाहिए बच्चे का, ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हो उसको अच्छी बातें भी बतानी चाहिए। अच्छी बातें बताएंगे तभी, उससे भी तो हमारे नए नए शब्द हम सीखते हैं ना। वह छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी दूर करे, यानी कि बच्चे की जो व्यक्तिगत कठिनाई अभी वो किस समाज से बिलोंग करता है। आप बच्चे को, जैसे मदर टंग हिंदी होती है हमारे यहाँ पर को, लेकिन कुछ बच्चों की तमिल भी हो सकती है, कुछ बच्चों की पंजाबी हो सकती है, तो टीचर को उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत कठिनाई क्या क्या होती है। और सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की कक्षा में जो है ना, कौन सी भाषा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इस तरह से आपसे कंफ्यूज करवा के पूछा जाता है, तो है ना उसका आंसर हमारा ये होता है कि हमें सभी भाषाओं को ना जो मिक्स करके, यानी कि सभी पढ़ाना चाहिए। बच्चे के मदर टंग क्या है उसके अनुसार हमें उसे शिक्षा देनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस परिवार से और किस लैंग्वेज से, यानी कि उनकी मदर टंग क्या है, किस उससे आता। अब ये नहीं कोई पंजाबी भाषा का बच्चा, आप हिंदी पढ़ाए जा रहे हो, आप हरियाणवी पढ़ाए जा रहे हो, और अब वो बच्चा तो बोल ही नहीं पाएगा बेचारा, तो उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि जो मेरी जो मदर टंग है वो अच्छी नहीं है। बच्चे के मन में ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए। नंबर 3 है शिक्षक अपने शिष्यों की प्रगति का अभिलेख भी रखे, ताकि उन्हें उचित निर्देश दिए जा सके। ये जो मैं आपको बता रही ना, पहले तो जो सभी विषय के टीचर उनका क्या कर्तव्य बनता है वो मैंने पहले करवाया। अब जो भाषा का टीचर है उसका क्या कर्तव्य बनता है एलएसी के माध्यम से, वो मैं अब आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो नंबर 4 भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह समय समय पर शिक्षक अपने शिष्यों की प्रगति का अभिलेख भी रखे, यानी कि बच्चे ने कितना किया है। एक बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक थोड़ा स्लो होता है, किस बच्चे ने कितना किया, कितनी प्रगति किया, टीचर को पता होना चाहिए कि किस बच्चे ने तो सारी चीज़ें सीख ली और किस बच्चे ने सारी चीज़ें नहीं सीखी है। और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको उचित निर्देश दिए जा सके, किसी भी तरह से उनको भी जो है ना आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि उनको भी इंटेलिजेंट बनाया जा सके। नंबर 4 भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह समय समय पर मूल्यांकन करता रहे, ये भी जरूरी है। समय समय पर बच्चे का जो है ना मूल्यांकन होना जरूरी है, यानी कि टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक जैसी बात कहीं से पहले वाली भी मूल्यांकन में ये आ जाती है कि जैसे आपने बहुत तरह का होता है मूल्यांकन, यहाँ नहीं बता पाऊंगी मैं, उसी टेट वगैरह में पूछा जाता है। तो जैसे मूल्यांकन है, आप मतलब जो बच्चे ने क्या किया है, आप टेस्ट लिया है, कितने नंबर बच्चे के आए हैं, वो मूल्यांकन के अंडर ही आते हैं। लेकिन सिर्फ नंबर नहीं देखे जाते मूल्यांकन के अंदर, आपके बहुत व्यापक होता है ये। इसके अंदर आप कितने अच्छे हो, आप कितना डिसिप्लिन में रहते हो, आपके अंदर सिंगिंग कितनी है, डांसिंग कितनी है,
हर तरह का डाटा इसके अंदर आ जाता है आपका। नंबर 5 है, छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए गृह कार्य भी ज़रूर दें। अब देखो स्थायी बनाने के लिए ये नहीं है कि आपने वहाँ पर पढ़ा दिया, तो गृह कार्य भी बच्चे को ज़रूर देना चाहिए ताकि घर पर जाकर भी वो कुछ पढ़े।